हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, ईपीएफओ सीरीज में आज हम साइंस को कंटिन्यू करेंगे और साइंस से हम आज बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। गाइस, कलर ब्लाइंडनेस डेफिनेटली आपने सुना होगा। अब कलर ब्लाइंडनेस मान के चलिए, अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर में। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन है WBC। अब WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। बी ऑप्शन है हमारा कॉन सेल। सी है हमारा रोड सेल एंड डी है न्यूरॉन। तो चारों ऑप्शन में से आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए कौन सा सही है और जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मान के चलिए कि अगर आपने गलत भी यहाँ पर आंसर दिया तो मैं जो आंसर आपको बताऊंगा और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा उससे आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। अगर आपका ठीक हुआ तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। गाइज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। कौन सेल एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। और एक फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर में। अच्छा, चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डेफिशिएंट इन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें किस तरह की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, सोडियम या कैल्शियम की। बी ऑप्शन है हमारा आयरन या सोडियम। सी है कैल्शियम या आयरन। मैग्नीशियम एंड आयरन। अब इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो कैल्शियम एंड आयरन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अब हर चीज़ का एक रीज़न होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। 40% जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं। डेट्स वाई क्या होता है कि जो कैल्शियम है, आयरन है, उनकी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है गैस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यूजली कितने परसेंट जो वुमेन्स होती हैं उनको इस तरह की डिसीज़ या इस तरह का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। 15 to 25%। ये जो फिगर है ये भी आपने याद रखना है, 15 to 25%। और किस वजह से होता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है 40% के आसपास। अच्छा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होने का खतरा होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं? एनीमिया। और आयरन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। अब सलाइवा एक्चुअली में होता क्या है, इसको रिलीज कौन करता है? तो सलाइवा को रिलीज करता है सलाइवरी ग्लैंड। और चार ऑप्शन में देखते हैं किसको एक्चुअली में डाइजेस्ट करता है सलाइवा। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर फैट। अब देखिए एक्चुअली में जो सलाइवा है ये एक एक्सिडिक होता है। मतलब अगर आपने पीएच स्केल के बारे में पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है ये, हम लोग 8 9 में पढ़ लेते हैं। 1 to 7 पीएच स्केल में एसिडिक होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। और 7 to 14 ये बेस होते हैं। ठीक है गैस। और जो स्लाइवा होता है इसका एक्चुअली में पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 के आसपास। तो ये क्या है? एसिड है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि 7 क्या है? न्यूट्रल है। और 7 के करीब जितने भी होंगे वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, 7 से दूर जो होंगे, जो 1 से 3 के आसपास होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एसिड नेचर का होता है सलाइवा। और हेल्प किस में करता है ये? किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? स्टार्च को। अब देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं सलाइवा से। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? तो आपने याद रखना है 99.5%। 99.5% प्रेजेंट होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें कौन सा एंजाइम एक्चुअली में होता है? तो ये भी आपने याद रखना है, इट कंटेन्स द एंजाइम लाइजो लाइजोजाइमेस। ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, इसको याद रखना। जितने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है वो आपने नोट डाउन करनी है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। अब देखिए कोबाल्ट जहाँ पर आ जाता है
तो एक ही विटामिन इसका आंसर होगा, ये मान के चलिए। और ये आंसर क्या है हमारा, विटामिन B12। और विटामिन B12 से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे विटामिन का जो चैप्टर है वो मैं अलग से डिस्कस करवाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से विटामिन से कौन सी एक्चुअली में डिसीज़ हो जाती है, और इनके जो अदर नेम हैं वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब वो डिस्कस करेंगे। एक तो सेल वाला है, विटामिन है, ब्लड है, तो ये टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गैस, तो अभी के लिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर है कि कोबाल्ट, मतलब विटामिन B12 में रिक्वायर होता है कोबाल्ट। और ये किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल फूड में, प्रेजेंट इन एनिमल फूड। और कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर, स्टोर्ड इन लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो थे इजी क्वेश्चंस, अब थोड़े से हम टिपिकल से क्वेश्चन देखेंगे, मॉडरेट लेवल के, टिपिकल तो नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज टू। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्लड डिस्कस करेंगे, फिर जेनेटिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो डाउन सिंड्रोम होता है ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने आपको बायोलॉजी की फर्स्ट सेशन में बताया था, जो क्रोमोसोम होते हैं एक्चुअली में 23 पेयर होते हैं, और कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। ठीक है गैस, अब जो एक पेयर होता है क्रोमोसोम का उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। या ऐसे मान के चलिए कि एक मेल एंड फीमेल, ठीक है, इस तरह से मान ली, मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, और फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स। ठीक है गैस, अब ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये किस वजह से होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप अकॉर्डिंग टू जो ये एक्सप्लेनेशन होगी उसमें खुद ही मार्क कर देंगे कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, पेयर की फॉर्मेट में होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एक्स और एक्स जब मिलते हैं तो यहाँ पर फीमेल, मतलब जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा वो फीमेल, और वाई और एक्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जो 21st पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, यहाँ पर हमें 3 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं इंस्टेंट ऑफ 2। मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको, मान के चलो 20 पेयर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रोमोसोम की जो 21 पेयर होगा, या तो इसमें एक्स एक्स आ सकता है या इसमें एक्स वाई आ सकता है ना, मतलब हमारे पास दो ही क्रोमोसोम आएंगे ना एक पेयर में, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 3 हमारे को क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक्स 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 हो जाएगा, या एक्स वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि दो की जगह हमारे को एक पेयर में 3 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, और ये कौन से पेयर में देखने को मिलते हैं, 21st क्रोमोसोम पेयर में। डेट्स वाई हमें कौन सी डिसीज होने का खतरा होता है, डाउन सिंड्रोम। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस वजह से क्या क्या होता है, पहले तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस क्या क्या हमें यहाँ पर डिसीज़ देखने को मिलती है। एक तो फ्लैट फेस, जो फेशियल फीचर होते हैं हमारे, जैसे मान लो कि किसी पर्सन का बिल्कुल फ्लैट सा फेस हो जाएगा, या फिर छोटा सा उसका हेड हो जाएगा, स्मॉल हेड, ईयर्स उसके छोटे हो जाएंगे, नेक ही नहीं होगी उसकी, नेकलेस हो जाएगा वो पर्सन। ठीक है, नेकलेस समझ सकते हो आप। या फिर माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी, कुछ उसको इस तरह से मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हमें जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी देखने को मिलती है। बहुत सारे सिंड्रोम हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिसीज़ वाले चैप्टर में। ठीक है, डिसीज़ वाला जो टॉपिक होगा इसको मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गैस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री फूड फॉर कैटल, स्पेशली फॉर मिल्किंग मोवनीज इन, सॉरी इज। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, एजोस्प्रियम, बी ऑप्शन है हमारे पास एजोटोबैक्टर, सी है अजोला,
एंड डी है राइजोबियम। इन चारों में से आप बताइए कौन सा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसका आंसर क्या है। या बायो फर्टिलाइजर्स फॉर, एक्चुअली में जो हमारे को बायो फर्टिलाइजर के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, तो एक तो अजोला का करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी इसका आंसर यही हो जाएगा। अब क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। एक हम यूज़ करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज अ अजोला या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कैटल होती हैं, जैसे आप मिल्क वगैरह लेने जाते हो, ठीक है, तो मिल्क वगैरह जब आप लेने जाते हो तो वो जितने भी मान के चलो यहाँ पर काऊ है, ठीक है, तो काऊ को मान लेते हैं, चलो यहाँ पर आप काऊ का मिल्क लेने गए, ठीक है। अब उनको क्या दिया जाता है, एक तरह से फीड दी जाती है, इसको फोडर कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो फीड दी जाती है उनको, अगर ये ख़त्म हो जाए, मान लो कि अगर ये इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना, क्योंकि इनको हमें फीड देनी ज़रूरी है। फीड देंगे तभी तो ये क्या करेंगे, मिल्क देंगे, है ना। और सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अजोला का। अब अजोला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंडिया में। आप सब जानते हैं कि एक्चुअली में जो मीट और मिल्क, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मिल्क के लिए भी ऑब्वियसली हमें न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, और मीट के लिए भी देने होंगे, तो दोनों फॉर्मेट में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो देना होगा। अब फॉडर की कमी हो गई तो हम क्या देंगे, अजोला देंगे। और एनिमल हस्बेंड्री तो आज की डेट में हमारे देश में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और अजोला क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है कार्बन सोर्स, एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फेवरेट है ये, और मतलब ग्रोथ के लिए इस तरह से समझ सकते हो, तो फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ जो अजोला है। एंड थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ एल्गाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंड जो मेन फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर यहाँ पर हमारे पास फोडर नहीं है तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अजोला का। और आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अजोला का, और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, साइनोबैक्टीरिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन ब्रेस्ट फीड बेबी व्हेन कंपेयर टू अ बॉटल फेड बेबी। अब देखिए ये आज की डेट में एक प्रॉब्लम भी है, और इसको मैं बताऊंगा, करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए गैस, अगर यहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड दिया जाए या फिर बॉटल फीड दिया जाए, तो उसमें क्या हमारे को मेनली कंपैरिजन देखने को मिलता है। अब देखिए ब्रेस्ट फीड में मेनली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ लेस ओबेस, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इट शोज ग्रेटर कैपेसिटी टू रेजिस्ट डिसीज, इट गेट्स मोर विटामिन एंड प्रोटीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है, इट्स ग्रोथ इन हाइट इज अब नॉर्मल। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट हैं, तो इस वजह से आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, डी बिल्कुल गलत है। देखिए अब इसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अब एक्चुअली में एक रिपोर्ट थी, करंट अफेयर से रिलेटेड रिपोर्ट थी, कि हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि आजकल जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको ब्रेस्ट फीड की बजाय हम बोतल फीड दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में भी कमी आती है, मतलब कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो माल न्यूट्रिशन। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो उनकी जो डिसीज़ रोकने की कैपेसिटी होती है, एंटीबॉडीज जो जनरेट होती हैं, एक्चुअली में जो मदर फीड होता है उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज आती हैं चाइल्ड के अंदर, और एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती है हमें बहुत सारी डिसीज से, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर विटामिन्स प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन आज की डेट में ये ट्रेंड बन चुका है कि बॉटल फीड, और इस वजह से माल न्यूट्रिशन में भी हमें बहुत सारे जो डाटा है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
और ये ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। अच्छा, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन क्या आता है कि माल न्यूट्रिशन के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एंड साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसकी अवेयरनेस के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो दोनों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और भी मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और एक बहुत ही जरूरी एक कंटेंट होता है टॉरिन। होपफुली मैं यहाँ प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, ठीक है। और अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, डीएचए होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, हमें नहीं मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। और उस वजह से उसको बहुत सारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट हो जाती हैं उसकी बॉडी में, और एंटीबॉडीज जनरेट होंगी तो ऑब्वियसली वो डिसीज से अच्छे से लड़ पाएगा, ठीक है। तो उसको कोई भी ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लियोनिक एसिड, या जिसको कहा जाता है 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब देखिए, ऑप्शन में आप डेफिनेटली इसको करेक्ट ही मार्क करेंगे। बीन में तो नहीं होता ओमेगा 3, ठीक है, ओट्स में भी नहीं होता। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है? फ्लैक्स सीड में, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड में बहुत ही भरपूर मात्रा में एक नेचुरल वे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये हमारी जो बॉडी के लिए एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जैसे जिम अगर आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता होगा ओमेगा 3 के बारे में। फिश कैप्सूल्स लेते हैं पर्सनस, एंड फ्लैक्स सीड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है और नेचुरल सोर्स है। इसका कोई ऐसा हमारे को डिसएडवांटेज या फिर ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। अब इसको इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस किस में एक्चुअली में ओमेगा 3 होता है। एक तो हमने यहाँ पर देखा फ्लैक्सीड, और यहाँ पे ऑप्शन में आपसे कनोला भी आ सकता है, एंड सोयाबीन भी आ सकता है, एंड वालनट ऑयल भी आ सकता है। ये चारों आपने याद रखने हैं, इन चारों में क्या होता है? ओमेगा 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन डज हार्ट रेस्ट? हमारा हार्ट रेस्ट कब करता है? कभी नहीं करता, थकता ही नहीं है कभी, ठीक है। एक ही बार थकता है, और उस टाइम बस फिर इंसान ही थक जाता है। बी ऑप्शन है बिटवीन टू बीट्स। सी ऑप्शन है वाइल स्लीपिंग। नहीं, स्लीपिंग के दौरान भी हमें हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, ठीक है। हालांकि हमें नहीं पता लगता, हम तो सोए होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हार्ट बीट चलती रहती है। तो ना तो ए होगा ना सी होगा, डी देख लेते हैं। वाइल डूइंग योगा, तो योगा में भी ऐसा जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट नहीं करता, ठीक है। वर्कआउट में तो एक्चुअली में पंप करना स्टार्ट कर देता है, जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा तेजी से चलना शुरू हो जाता है। और आपका जो सही आंसर होगा वो है बिटवीन टू बीट्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। देखिए, हार्ट बीट में बेसिकली ऐसे इस तरह से समझिए, हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या रिलैक्सिंग, इस तरह से समझ लो। कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सिंग होती है। अब ये जो हार्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो हमारा ब्लड है वो पंप कर जाता है, और पंप कहाँ से करता है? ब्लड वेसल से। कॉन्ट्रैक्शन के केस में ब्लड वेसल से हमारा जो ब्लड है वो पंप कर जाता है, और रिलैक्सेशन में ये ब्लड को ड्रॉ कर देता है, ठीक है। ये एक्चुअली में प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर बायोलॉजी हम इन फ्यूचर डेफिनेटली अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, 30 to 40 लेक्चर्स में आपको मैं बायोलॉजी अच्छे से डिस्कस करूँगा, और वहाँ पर एक एक टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे। आपको कोई भी ऐसा कोई बुक या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव भी। चलिए, तो यहाँ पर जो रेस्ट होता है हार्ट का, जो मेनली वो टू बीट्स में होता है। ये इसको इस तरह से समझ लो, इट टेक रेस्ट बिटवीन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। हार्ट अटैक को, जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक इज मेडिकली नोन एज, इसको मेडिकली क्या कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हार्ट अटैक को मेडिकली क्या कहा जाता है? और जो हार्ट बीट होती है वो तो आपको पता ही होगा, 72 to 75 बीपीएम। बीपीएम बोले तो बीट्स पर मिनट। और जब हम सो रहे होते हैं तो ये थोड़ी कम हो जाती है, 40 to 50, या मैक्सिमम 55, वैसे 50 लिख लीजिए, 40 to 50 बीपीएम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन एक्चुअली में क्या काम करता है? थिंकिंग, एग्जैक्टली हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है कि काश हमारी अच्छी जॉब लगे, है ना, ईपीएफओ का पेपर क्लियर हो और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। एसएससी का पेपर भी आ रहा है 29 मई से लेकर 7 या 8 जून तक पेपर है आपके, तो वो हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट सोच रहे होंगे बैंकिंग का पेपर क्लियर हो जाए। तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, तो मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। बी ऑप्शन है रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सी है बैलेंसिंग द बॉडी, एंड डी है ऑल द अबव 3। देखिए, थिंकिंग ऑब्वियसली रेगुलेटिंग करता है हमारी हार्ट बीट को और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाकर चलता है, ठीक है। तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर समझिएगा, देखिए जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? मेनली ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम। एक तो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक होता है सेरिबिलियम और एक होता है ब्रेन स्टेम। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनसे बाहर आपको कोई भी पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए सेरिब्रम से कौन से क्वेश्चन आते हैं? ये एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो सेरिब्रम। अब एक तो ये लार्जेस्ट पार्ट है और सबसे ज़्यादा जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो सेरिब्रम ही करता है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट है तो ऑब्वियसली जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा ज़्यादा? सेरिब्रम ही करेगा। और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इंटरप्रेटिंग टच, जो एक्चुअली में हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ अच्छा ये चीज़ है। उसके साथ साथ जैसे विज़न, हम देख रहे हैं तो देखने के बाद हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं अच्छा हमने इस चीज़ को देख लिया, ठीक है। तो हम याद कर पाते हैं, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको याद हो जाएगा ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, आपके माइंड में एकदम जाएगा अच्छा ओके मैंने ये क्वेश्चन सर से समझा था, तो आपके दिमाग में एक तरह से फोटो छप जाएगी, ठीक है। उसके बाद हीयरिंग एज वेल, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, रीजनिंग, लर्निंग, जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है उसका एक फाइन कंट्रोल जो होता है वो सारी की सारी जजमेंट कौन करता है? सेरिब्रम करता है। अब सेरिब्रम का हमने देखा लार्जेस्ट मेन यहाँ पर रोल है, लार्जेस्ट पार्ट है और मेन रोल है यहाँ पर ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेरिबिलियम का जो रोल है वो क्या होता है? ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट्स में, ठीक है। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम क्यों बिल्कुल ठीक ढंग से चल पा रहे हैं? अगर मान लो कि हमें कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर चलते हुए दिख गया और हमारा पैर लगा उस ऑब्स्टेकल पर या कोई ईंट पड़ी थी या कुछ भी पड़ा था, तो हम एकदम अपना बैलेंस बनाते हैं। तो वो बैलेंस बनाना, मेंटेन पोस्चर या फिर बैलेंस, ये काम किसका होता है? सेरिबिलियम का होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक जैसे ऑटोमेटिक फंक्शन जितने भी परफॉर्म करता है वो सारा का सारा ब्रेन स्टेम करता है। या फिर इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कह लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कह लो। हालांकि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक जैसे ब्रीथिंग, हम सांस ले पा रहे हैं तो वो एक तरह का ऑटोमेटिक फंक्शन है। हार्ट रेट जो है हमारी, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके उसमें होता है? ब्रेन स्टेम में होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर जो भी है होता है हमारा, वो सारा का सारा ब्रेन स्टेम से रिलेटेड होता है। हम सोते हैं, जागते हैं, वो कब स्लीप साइकिल जो होता है हमारा सारा का सारा वो ब्रेन स्टेम के अकॉर्डिंगली चलता है। इवन जो हमारा डाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरह से ब्रेन स्टेम में होता है। तभी हमारे डॉक्टर्स कहते हैं अगर हम बीमार हो जाते हैं कि आप ज़्यादा मत सोचिए, आप और बीमार हो जाएंगे। आप सोचिए आप ठीक है, आप अपनी विल पावर को बढ़ाइए, डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से साइंस को पढ़िए और साइंस में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये भी एक तरह के क्वेश्चंस ही हैं। इनको भी साथ साथ नोट डाउन कीजिए, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन पे लिखिए, वहाँ पर मैं आपको आंसर करूँगा। और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। जो भी आपको लगता है ईपीएफओ से रिलेटेड कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं साइंस में, या थोड़े डीप लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे मैंने अभी केमिस्ट्री के थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करवाए थे तो आपने बोला नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक्चुअली में आपको वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो आप लोग नहीं यहाँ पर गेस कर सकते कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्वियसली डिफिकल्ट भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, इजी भी करेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा।